एवरीबॉडी, वेलकम टू द मून वॉकर। मैं हूं गगनप्रीत कौर और आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 4 महाजनपद। अभी तक हम कर चुके हैं यूनिट 1, 2, 3। लास्ट यूनिट में हमने किया था वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एजेस। तो लेट्स स्टार्ट टुडे विद महाजनपद। अब देखो महाजनपद क्या थे। फर्स्ट वैदिक और पोस्ट वैदिक से पहले हमने किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। दैट वाज कॉल्ड द फर्स्ट एरा ऑफ सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया। मतलब उस टाइम पे अर्बनाइजेशन हुई थी फर्स्ट टाइम पे। अब वैदिक और पोस्ट वैदिक एजेस के बाद हम पढ़ रहे हैं महाजनपद, जो कि जिसको कहा जाता है कि सेकेंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अब सेकेंड टाइम अर्बनाइजेशन हो रही है इस एरिया में। तो इसका पीरियड हम देख लेते हैं। पीरियड हमारा आता है 600 BC से 345 BC। थोड़ा सा जिनको नहीं क्लियर उनको मैं बता देती हूँ कि कैसे टाइमलाइन हम देखते हैं। तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। अब मान लीजिए क्राइस्ट का बर्थ हुआ था यहाँ पे, तो दिस इज कंसिडर्ड एज 0। यहाँ से जब हम पीछे जा रहे हैं बिफोर क्राइस्ट, तो हम अगर 600 BC ये है तो 345 यहाँ कहीं होगा। यानी कि जितना हम पीछे जाते जाएंगे उतना नंबर बढ़ता जाएगा। यहाँ और हम पीछे जाएं तो यहाँ पे 1000 BC आ जाएगा, जब आयरन एज शुरू हुई थी। 1000 BC में आयरन एज शुरू होती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो महाजनपद की बात करें तो महाजनपद, महा मतलब ग्रेट, जनपद मतलब सिटीज़। तो इसको हम आज की तारीख के दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, इन सब से कंपेयर कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद। तो महाजनपद का लिटरल मतलब हम कहें तो इसका मतलब होता है मेट्रोपोलिस या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ठीक है, ये है लिटरल मीनिंग महाजनपद का। और इसके टाइमलाइन है 600 यानी कि 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब हो क्या रहा है उस टाइम पे, बहुत 1000 BC से आयरन एज शुरू हो चुकी है। आयरन एज का जब बहुत ज़्यादा यूज़ शुरू होता है किसी भी सोसाइटी में, तो वो फ्लरिश करती है। आज की तारीख में भी आयरन जो है और जो हम स्टील बनाते हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है एक कंट्री की GDP से। जैसे जैसे GDP ग्रो कर रही है, आयरन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। जैसे जैसे आयरन इंडस्ट्री ग्रो करती है, GDP ग्रो करती है। दोनों कॉज इफेक्ट हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि 1000 BC से आयरन एज शुरू हो चुकी है। 600 BC तक आते आते आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसी से ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि अर्बनाइजेशन शुरू होता है। देखो आयरन आपका बिल्डिंग्स में एज सरिया यूज़ होता है। आयरन आपका घर बनाने में लेंटर जब डलता है, छत डलती है, उसमें यूज़ होता है। आयरन आपके व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्ट में, बस, ट्रक, मशीन्स बनने में, कोई भी फैक्ट्री लगती है उसकी जो मशीन्स हैं वो सब आयरन की बनती हैं। तो आयरन का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक सिटी या एक जगह की इकोनॉमी को फ्लरिश करने में। तो जब आयरन का यूज़ पड़ेगा, इसका मतलब डायरेक्टली यही है कि वो सिटी, वो जगह फ्लरिश कर रही है, उसकी GDP या उसकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। तो यही हुआ जब आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा शुरू होता है, तो दैट क्रिएटेड कंडीशंस ऑफ सेकेंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होता है, सिटीज़ और बड़े हुए। अब नॉर्मल एक सिटी है, Tier 2 सिटीज़ हैं। Tier 1 जब सिटी बन रहा है तो वही है, आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ शुरू होता है। तो ईस्टर्न यूपी में एंड वेस्टर्न बिहार में, गंगा के किनारे, गंगा का जो पूरा रिवर सिस्टम है उसके आसपास जब आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ शुरू हुआ तो सिटीज़ से और बड़े सिटीज़, महाजनपद बनने शुरू हुए। टेरिटोरियल स्टेट्स, बहुत बड़े बड़े टेरिटोरियल स्टेट्स बनने शुरू हुए। और आयरन का यूज़ डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा, जितने भी आपकी आर्टिलरी है, जितने भी वेपन्स हैं, टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, सब में आयरन का बहुत बड़ा योगदान है। तो इससे जब आयरन का यूज़ शुरू हुआ तो आपका डिफेंस स्ट्रांग हुआ, एक टेरिटोरियल स्टेट का डिफेंस स्ट्रांग हुआ। ठीक है, आयरन के वेपन्स बनते हैं। तो वॉरियर क्लास एक बहुत, आयरन का यूज़ डायरेक्टली आप वॉरियर क्लास से कर सकते हैं कि जब आयरन का यूज़ शुरू हुआ तो वॉरियर क्लास एक उभर के आती है।
अभी तक आपने क्या पढ़ा था, इंडस वैली में मोस्टली मर्चेंट्स थे, मर्चेंट क्लास थी, बट यहाँ पे महाजनपद के टाइम पे एक नई क्लास, एक नया सेक्शन ऑफ सोसाइटी उभर के आता है जिसको हम वॉरियर क्लास कहेंगे। वो इसलिए हुआ क्योंकि डिफेंस, मिलिट्री, वेपन्स ये सब बनना शुरू हुआ, तो डिफेंस स्ट्रांग हुआ। एंड नए नए एग्रीकल्चरल टूल्स, आयरन आपका यूज़ हो रहा है कंबाइन बनने में, ट्रैक्टर बनने में, तो उस टाइम पे जो भी टूल्स थे वो बनने शुरू हो गए आयरन के यूज़ से। तो अगर यूपीएससी में ये सवाल आता है कि आयरन एज का क्या लिंक है या महाजनपद इतने फ्लरिश क्यों है, तो सीधा सीधा एक डायरेक्ट मोटा फर्स्ट रीज़न है कि आयरन एज शुरू हो चुकी थी, आयरन का बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ हो चुका था। तो उससे आप फिर लिंक कीजिए एग्रीकल्चरल टूल से, डिफेंस से, आर्टिलरी वेपन से, और इंडस्ट्रीज से, और ट्रांसपोर्ट से, या घर में जो आयरन का यूज़ होता है। फिर देखिए आप, टेरिटोरियल आइडिया वाज स्ट्रेंथन्ड बाय द राइज ऑफ लार्ज स्टेट्स। अब बड़े बड़े स्टेट्स बन गए तो उनकी बाउंड्रीज, टेरिटरीज, ये मेरा इलाका है, ये उसका इलाका है, किंगडम्स की बाउंड्रीज, उसका कॉन्सेप्ट आ गया। एंड जन से जनपद, देखो पहले के टाइम पे ना, अगर आप वैदिक टाइम के बात करें तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत ही वीक कॉन्सेप्ट था। बट यहाँ पे जब बड़े बड़े स्टेट्स बनते हैं तो टेरिटरीज का, स्टेट्स की बाउंड्रीज का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया कि ये इस किंगडम की बाउंड्री है, ये इस किंगडम की बाउंड्री है, ठीक है। तो जन, अब वैदिक में हमने क्या पढ़ा था, वैदिक में ट्राइब्स होती थी, जन होते थे, ट्राइबल सोसाइटी थी वैदिक सोसाइटी। अब ट्राइब से हटके एक इंसान अपनी ट्राइब से एसोसिएट नहीं कर रहा है, अपनी ट्राइब से उसकी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं हो रही है, वो हो रही है जनपद से। जनपद मतलब सिटी। आज की तारीख में अगर मैं आपको बोलूं तो आप जो शहर में पले बड़े लोग हैं, दे एसोसिएट लेस विद देयर फ्रेटर्निटी, उनकी जो बिरादरी है या उनका जो रिलीजन है या कास्ट है, उससे इतनी एसोसिएशन नहीं है जितनी एसोसिएशन उनको उतने सिटी से है, अपने सिटी से लगाव ज़्यादा होता है। बम्बई मेरी जान, दिल्ली दिल वालों की, ठीक है, ये सब वर्ड्स ही उसी से आए हैं, पीपल एसोसिएट मोर विद देयर सिटी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है कि जब सिटीज़ डेवलप होने शुरू हुए, जब अर्बनाइजेशन होनी शुरू हुई, तब लोग अपनी बिरादरी, अपनी फ्रेटर्निटी से हट के अपने सिटी से, बम्बई से, दिल्ली से, उससे एसोसिएट ज़्यादा करने लग गए, उससे उनके इमोशनल कनेक्शंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। तो द एलिजियंस शिफ्टेड फ्रॉम जन टू जनपद, ठीक है। फिर आ जाइए, अब एग्रीकल्चरल सरप्लस वाज कलेक्टेड बाय प्रिंसेस। अब जब किंगडम का, जब टेरिटोरियल स्टेट्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, टेरिटरी का कंसेप्ट तब आता है कि लैंड बाउंड्रीज, अब उसको मेंटेन करना है तो आपका डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए। आयरन का यूज़ ऑलरेडी हो रहा है तो डिफेंस स्ट्रांग करी, वेपन्स बनाए, मिलिट्री खड़ी करी, मिलिट्री क्लास उभरती है, तो टैक्स भी आपको चाहिए। अब ये सब बनाने के लिए, खरीदने के लिए, इकॉनमी फ्लरिश करने के लिए आपको टैक्स लेना पड़ेगा। तो जो राजा है या जिस भी तरह की वहाँ पे पॉलिटी है, जिस भी तरह की वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको चलाने के लिए आपको टैक्स लेना पड़ेगा लोगों से। टैक्स का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अब टैक्स बहुत तरीके से लिया जा सकता है। यहाँ पे एक तरीका था टैक्स लेने का, एग्रीकल्चरल सरप्लस। जो भी लोग खेती कर रहे हैं, पेजेंट्स खेती कर रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं, तो एक पोर्शन वो सरकार को देते थे एज टैक्स। किस लिए? मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, ब्यूरोक्रेसी चलाने के लिए। एंड वॉज मेड अवेलेबल टू टाउन्स विच स्प्रंग अप इन 5th से, तो ये 5th-6th सेंचुरी BC, ये यही टाइम की बात हो रही है, 600 से 345 BC। यहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस वॉज यूज एज अ टैक्स टू स्ट्रेंथन मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अब देखो महाजनपद की जब हम बात करते हैं तो हम मेनली 16 महाजनपद थे, उसमें से जो उसमें से 11 जो थे वो मोनार्किकल स्टेट्स थे। मोनार्की मतलब राजा और प्रजा वाला कॉन्सेप्ट था, और राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और कुछ जो थे, 5 जो थे वो थे रिपब्लिकन्स। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? आप रिपब्लिक डे मनाते हो 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस। गण और तंत्र, रिपब्लिक का मतलब एक गण है, एक समूह है जो कि इलेक्टेड है,
इलेक्टेड बाय पीपल, यानी कि लोगों का रूल है या लोगों ने अपना चुन के एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव है जो लोगों के बिहाफ पे उस एरिया को रूल कर रहा है। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, इंडिया में जो लोग रूल कर रहे हैं हमने ही उनको चुना है, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इट्स द रूल ऑफ द पीपल। रिपब्लिक मतलब रूल ऑफ द पीपल, लोगों का राज्य है, किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी का, किसी एक इंसान का राज्य नहीं है। द पर्सन हु इज रूलिंग इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये होता है गणतंत्र का मतलब, रिपब्लिक। हमारा जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को हम मनाते हैं, उसका मतलब ये होता है उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने का मतलब क्या है कि हमने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से बोला गया है कि ऐसे सरकार इलेक्ट होगी, हमने उसको अडॉप्ट किया, हमने उस तरीके को अडॉप्ट किया। तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो इनडायरेक्टली दे आर इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, इसका होता है गणतंत्र का मतलब। और मोनार्की इज राजा प्रजा, राजा है उसका बेटा ही अगला राजा बनेगा, या फिर उसको कोई और राजा, किसी और किंगडम का राजा अगर हरा देगा तो वो किंगडम उसका हो जाएगा। तो 5 जो थे रिपब्लिक्स उस टाइम पे, देखो ये नंबर बहुत कम है, 11 मोनार्कीज हैं, 5 रिपब्लिक्स हैं, बट उस टाइम पे 4th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी BC की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे इलेक्शंस का, उस टाइम पे एक चुने हुए राजा का, एक चुने हुए रूलर का कॉन्सेप्ट आ चुका है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ चुका है। फिर हम महाजनपद जो हैं इनकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। 16 महाजनपद हैं, 5 इसमें रिपब्लिक्स हैं, 11 इसमें मोनार्कीज हैं। मोनार्की का अर्थ देखिए, मोनार्की, मोनो मतलब वन, आर्की मतलब होता है अथॉरिटी या पावर। पावर एक इंसान के पास है, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। ओलिगार्की आपने वर्ड सुना होगा, आर्की मतलब अगेन पावर और अथॉरिटी, ओलिगार्की। तो ओलिगा जो वर्ड है वो उसका मतलब होता है कि मल्टीपल, यानी कि बहुत सारे लोग मिलके, यानी 5-7 मान लीजिए 5-7 राजा मिलके एक किंगडम को, एक टेरिटरी को रूल करते हैं। ठीक है, महाजनपद हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाओ आप अंग पे। अंग कहाँ पे है? अंग हमारा आ जाता है यहाँ पे। बाद में आगे जाके हम पढ़ेंगे इसकी कैपिटल्स क्या थी, अभी जस्ट मैप आ गया है तो मैप में हम देख लेते हैं। अंग यहाँ पे है, आवंती इज हियर, ये सब मोनार्कीज हैं। चेदी है यहाँ पे। चेदी के बाद वत्स, मगध, काशी। वत्स यहाँ है, मगध है यहाँ पे, मगध की कैपिटल राजगृह। काशी की कैपिटल वाराणसी। कौशल या कौशल भी बोलते हैं, कौशल, गांधारा, आवंती। कौशल है यहाँ पे, कौशल की कैपिटल अयोध्या। गांधार इज बेसिकली आज का प्रेजेंट डे कांदाहार जो कि अफगानिस्तान में है। एंड फिर है आवंती, सूरसेन और अश्मक। आवंती, आई थिंक आवंती 2 बार आ गया है, तो आवंती ये है। शूरसेन आपका आता है अराउंड इस एरिया में, बेसिकली यूपी के वेस्टर्न यूपी वाले एरिया में आता है। आगे हम पढ़ेंगे, एरिया बताऊंगी कि ये जो महाजनपद हैं आज की तारीख में वेयर आर दे लोकेटेड, एंड फिर इसके कैपिटल्स का एक टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया है। अश्मक आपका आता है अराउंड इस एरिया में, इसकी कैपिटल है पौदन्यपुरा। तो शूरसेन यहाँ पर डिपिक्टेड नहीं है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये हो गए हमारे 11 मोनार्कीज। एंड फिर आता है आपके रिपब्लिकन्स में 5 रिपब्लिकन्स हैं। वज्जी है, ये देखिए वज्जी। लिच्छवी ट्राइब के बारे में हम बात करेंगे, दैट कम्स अंडर वज्जी ओनली, और वज्जी की कैपिटल है वैशाली। कुरु आपका आता है यहाँ पे। फिर कंबोज का एरिया आपका आता है, ये रहा कंबोज आपका आ गया इस एरिया में। एंड फिर आपका आता है पांचाल एंड मल्ल। पांचाल की लोकेशन हम देखें तो दिस इज पांचाल एंड मल्ल। देखो मल्ला नहीं है, जब आप इंटरव्यू में जाते हो प्रोनाउंस करते हो तो प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मल्ल जगह है नाम का, ये रहा मल्ल। एंड मल्ल की कैपिटल है कुशीनगर। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। जब महाजनपद की शुरुआत हम करें तो आपको एक
आइडिया होना चाहिए लोकेशन। महाजनपद पे कोई भी अगर आपके पास सवाल आता है तो ये मैप आप एक रफ मैप ज़रूर बना के आएंगे, इंडिया का करंट बाउंड्री दिखा के आउटलाइन, ये एरियाज़ आप मैप ज़रूर करके आएंगे। सारे मैप करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ मेन 4-5 भी अगर आप मैप कर देते हैं, उसकी कैपिटल दिखा देते हैं, एंड जो सवाल स्पेशली महाजनपद पर, अगर किसी एक पर्टिकुलर महाजनपद पे सवाल है वो आप लोकेट कर देते हैं, आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स, बोनस पॉइंट्स पक्के हैं बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब महाजनपद जब हम पढ़ते हैं इसका सोर्स क्या है, हम कहाँ से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो इसके 3 सोर्सेज हैं। फर्स्ट इज अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, फिर आता है आपका महावस्तु, ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एंड देन भगवती सूत्र विच इज़ अ जैन टेक्स्ट। तो बुद्धिस्ट और जैन की किताबों में हमें महाजनपद का ज्ञान होता है, और ये इसीलिए भी है, कारण क्या है, वाई बुद्धिस्ट जैन, बिकॉज उस टाइम पे, महाजनपद के टाइम पे ही जैन और बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे और महावीर जो थे 24 तीर्थंकर, नेक्स्ट हमारा चैप्टर रही है जैनिज्म बुद्धिज्म, वो इसी पीरियड की बात हो रही है। इस पीरियड में जो वंश, जो डायनेस्टीज रूल करेंगी, हम आगे पढ़ेंगे, उनके ही कंटेम्प्रेरीज यानी कि उन्हीं के ही समकालीन थे गौतम बुद्ध और महावीर। ठीक है, तो इसीलिए हमें बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में ही महाजनपद का टाइम मिल रहा है, बिकॉज उसी टाइम पे बुद्धिस्ट और जैन्स का धर्म शुरू होता है महाजनपद के टाइम पे। फिर आ जाओ लिच्छवी किंगडम। अब इसके मैंने आपको बताया था वहाँ पे भी, लिच्छवी किंगडम इज़ अ पार्ट ऑफ वज्जी। लिच्छवी डायनेस्टी कह लीजिए या ट्राइब कह लीजिए, दैट इज़ पार्ट ऑफ वज्जी, एंड वज्जी की कैपिटल है वैशाली। तो जो लिच्छवी किंगडम ऑफ वैशाली था, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट, एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, ये सवाल बहुत ईजीली स्पेशली प्रीलिम्स में बनता है कि व्हाट वाज द फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट इन दिस एरिया, इंडिया की हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, व्हाट वाज द फर्स्ट रिपब्लिकन स्टेट। तो सीधा सीधा आप वज्जी भी कह सकते हैं, बट वज्जी के अंदर इफ़ यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक, तो लिच्छवी किंगडम जो था, वो जिसकी कैपिटल वैशाली थी, वो था फर्स्ट रिपब्लिक, एंड ये कब शुरू हुआ, 500 BC। अब यहाँ पे टाइमलाइन अगर आप देखें तो 600 BC में हम कह रहे हैं कि महाजनपद का एरा शुरू होता है, तो उसके 100 साल बाद जाके सबसे पहला रिपब्लिक बनता है इन लिच्छवी किंगडम। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, 600 BC में महाजनपद, उसके 100 साल बाद डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आता है। फिर महाजनपद का लिटरली मतलब मैंने आपको बता दिया, महा और जनपद, ग्रेट किंगडम या ग्रेट सिटीज़, ये हैं 16 मोनार्कीज एंड रिपब्लिक्स, 11 इसमें मोनार्कीज, 5 रिपब्लिक्स, एंड पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, गंगा रिवर सिस्टम के पूरा आसपास, ये गंगा रिवर सिस्टम है पूरा, यहाँ पे ये बसा था, मॉडर्न डे अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक। ये आपका कंबोज और गांधार भी आ गए, एंड बांग्लादेश, ये एरिया भी आ गया। बांग्लादेश तो अब जाके बना है ना 1971 में, उसके पहले तो वो इंडिया का ही पार्ट था। इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ सेमी नोमैडिक, अब हमने क्या बात करी थी पिछले चैप्टर में, वैदिक एंड पोस्ट वैदिक एजिस में, कि दैट वाज अ ट्राइबल सेमी नोमैडिक पैस्टोरल सोसाइटी। चरवाहे थे, वो गाय भैंस पालते थे, भेड़ बकरी पालते थे। सेमी नोमैडिक, कभी रुकते थे, कुछ टाइम खेती करते थे, कुछ महीने फिर शिफ्ट हो जाते थे जब सीजन चेंज होता था। तो उस टाइप की लाइफस्टाइल से अब हम शिफ्ट हो रहे हैं एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी की तरफ। एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी का मतलब ये है कि अब हम सेटल्ड लाइफस्टाइल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पहले हम नोमैड्स थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कुछ टाइम के लिए रुकते थे, फिर अगेन हंटिंग के लिए या किसी और पर्पस के लिए, क्लाइमेट चेंज के कारण वी अगेन यूज टू शिफ्ट आवर प्लेस। बट अब हम उस सेमी नोमैडिक लाइफ से हम शिफ्ट हो गए हैं ट्राइबल सोसाइटी की तरफ, एग्रेरियन बेस्ड सोसाइटी की तरफ, यानी कि अब हम एक जगह ही रह के सेटल्ड एग्रीकल्चर अपना चुके हैं, जिसमें कि हम ट्रेड और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट महाजनपद, वी आर टॉकिंग अबाउट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी कि इतने ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, महानगर की बात कर रहे हैं हम।
तो मोनार्कीज और रिपब्लिक्स ये दो टाइप्स हैं एंड दिस कम्स अंडर हाईली ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो एक ऐसी एग्रेरियन सोसाइटी जहाँ पे ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे एक मोनार्किकल सिस्टम है या रिपब्लिकन सिस्टम है, इस तरफ हमारी सिविलाइजेशन बढ़नी शुरू होती है। तो हम जो 16 महाजनपद हैं उसका एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, बिकॉज एक पर्टिकुलर 16 ही हैं, तो 16 हम अगर ढंग से कर लें और इस पे बाय चांस अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछ लेती है, वी शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, फर्स्ट जो महाजनपद है वो है अंग। अंग की कैपिटल थी चंपा। अंग की हम लोकेशन देख लेते हैं। अंग इज लोकेटेड यहाँ पे, दिस इज अंग। अंग की कैपिटल है चंपा। अब चंपा मतलब देखो यहाँ पे पुरानी जो इंग्लिश है ना उसमें C इज़ फॉर CH की प्रोनाउंसिएशन भी C से ही होती है, तो CAMPA इज़ चंपा। फिर ये जो मॉडर्न एरिया है दिस इज़ मुंगेर एंड भागलपुर। आज के मुंगेर और भागलपुर में ये एरिया बसता था एंड इसका मेंशन आता है हमारे अथर्ववेद में। ये और मगध हमने पहले पढ़ा था पिछली यूनिट में कि अंग और मगध का मेंशन हमें अथर्ववेद में मिलता है। एंड बिंबिसार के टाइम पे, अब बिंबिसार जो था वो मगध एम्पायर का राजा था, तो उसने लड़ाई करके अंग को भी जीत लिया था और अंग को मगध एम्पायर का पार्ट बना लिया था। बिंबिसार हर्यन्नक डायनेस्टी का फाउंडर था। फिर मुंगेरपुर और भागलपुर जो है प्रेजेंट डे बिहार और वेस्ट बंगाल के एरियाज़ भी ये कवर करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मगध। मगध सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो महाजनपद 16 में से है वो है मगध। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मगध की राजधानी थी गिरिवराज। गिरिवराज है ये, गिरिवराज, या फिर इसको हम कह सकते हैं राजगृह भी कहते हैं या राजगीर भी कहते हैं। ठीक है, और ये आज का जो गया और पटना वाला एरिया है बिहार में, बिहार के कैपिटल पटना और गया वाला एरिया है उसमें आता है। इसका भी मेंशन अथर्ववेद में मिलता है एंड इसका मतलब ये है कि ये एक सेमी ब्राह्मणिकल हैबिटेशन था। यहाँ पे ब्राह्मण जैसे लोग यहाँ पे रहते थे। एंड ठीक है, अब देखो अंगा की कैपिटल जो थी वो थी चंपा, बट चंपा एक रिवर भी थी। ठीक है, एंड ये रिवर मगध को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये आप याद रखिए, दिस कैन बी ट्रिकी क्वेश्चन इन प्रीलिम्स के चंपा कैपिटल सिटी भी है अंग का, बट चंपा रिवर जो है वो मगध को, ना कि अंग को, मगध को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंड लेटर मगध बिकम्स सेंटर ऑफ जैनिज्म एंड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन राजगीर। आगे जब हम मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बिंबिसार जो फाउंडर थे हर्यन्नक डायनेस्टी के, उनका जो बेटा है अजातशत्रु वो ऑर्गेनाइज कराता है और जैनिज्म की भी नींव यहाँ पे रखी गई थी। फिर काशी। काशी की कैपिटल थी बनारस, जो कि आज की तारीख में है वाराणसी। ठीक है, वर्ड्स का नए पुराने का बहुत ध्यान रखना है। आज की तारीख में आप बनारस को बनारस नहीं कहेंगे, वाराणसी कहेंगे, इंटरव्यू में भी स्पेशली। और इसकी कैपिटल जब आप बता रहे हैं तो तब आप वाराणसी वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, तब आप बनारस वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि तब वर्ड था बनारस। ठीक है, फिर वत्स किंगडम आ जाता है। वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी एंड दिस इज करंट इलाहाबाद। अब जो वत्स किंगडम था दैट वाज वेरी इकोनॉमिकली प्रॉस्परस एरिया। एंड अगेन यू कैन, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चाहे आप मॉडर्न पढ़ रहे हैं, चाहे आप मिडिवल पढ़ रहे हैं, चाहे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप उसको आज की तारीख, आज के माहौल, आज की सोसाइटी से रिलेट ज़रूर करें अपने आंसर में, मेंस में GS मान के। इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। वत्स को जब हम बोल रहे हैं कि इट वाज करंट, आज का जो इलाहाबाद है वहाँ पे बसता था, एंड इट वाज अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आप बोल सकते हैं कि इलाहाबाद आज की तारीख में भी इट्स द कैपिटल ऑफ यूपी एंड इट्स हाईली प्रॉस्परस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो सिटीज़ उस टाइम पे भी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर थे वो आज भी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हैं। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड वंश। कौशल। कौशल की कैपिटल थी श्रावस्ती। देखो कौशल को हम देख लेते हैं।
दिस एरिया, दिस इज कौशल। कौशल की कैपिटल थी श्रावस्ती। दिस इज कौशल, श्रावस्ती, ठीक है। एंड कौशल के बारे में ये है, दिस इज इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। जो मॉडर्न अवध रीजन है दैट कम्स अंडर कौशल। तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी स्पेसिफिक अगर आपको जगह का नाम बताना है तो यू कैन मेंशन अवध रीजन। फिर आता है आपका सूरसेन। शौरसेन या सूरसेन कहिए। आज का जो मथुरा है, मथुरा वाला एरिया सूरसेन इलाका आता था। दिस इज वेस्टर्न यूपी। यहाँ पे हम देख लेते हैं। दिस इज सूरसेन एंड मथुरा इसकी ये कैपिटल है, ठीक है। दिस इज सूरसेन या शौरसेन, मथुरा से कैपिटल है। एंड दिस एरिया, जैसे आज की तारीख में कृष्ण के लिए, कृष्ण की पूजा यहाँ पे बहुत होती है, व उस टाइम पे भी यही हाल था। तो हिस्ट्री डज नॉट चेंज मच इन ऑल दीज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कृष्ण की वर्शिप के लिए फेमस था मेगास्थनीज, जो कि एक ट्रैवलर था, बहुत ही फेमस ट्रैवलर, इटालियन ट्रैवलर। इसकी बुक है इंडिका। इंडिया के ऊपर इसने ट्रैवलॉग लिखा था, यानी कि किताब लिखी थी जब इसे इंडिया विजिट किया था। एंड ही मेंशंस कि जो मथुरा जगह है, जो शौरसेन जगह है, मथुरा आज का मथुरा है, वहाँ पे कृष्ण की वर्शिप होती थी। एंड इट वाज अ डोमिनेंट, यहाँ पे बुद्धा की भी बहुत ज़बरदस्त फॉलोअर्स मिलते हैं, ठीक है, उनके अनुयायी मिलते हैं। फिर आता है पांचाल एरिया। पांचाल जो किंगडम था, इसकी 2 कैपिटल्स थी, अहिछत्र और कामपिल्य। एंड ये आता है आपका वेस्टर्न यूपी में। ये देखिए, जो नॉर्दर्न पांचाल की कैपिटल थी दैट वाज अहिछत्र, एंड जो सदर्न कैपिटल थी दैट वाज, ये नॉर्दर्न कैपिटल है, जो सदर्न कैपिटल पांचाल एरिया की है ये है कामपिल्य। तो कुछ कुछ एरिया थे जिनकी 2-2 कैपिटल भी थी, अलग अलग पर्पसेस के लिए, जैसे आज के आंध्र प्रदेश की है। एंड लेटर द नेचर ऑफ गवर्नेंस। अब दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट पांचाल से रिलेटेड कि पांचाल जो था ये पहले एक मोनार्की था एंड बाद में ये रिपब्लिक बनता है। तो दिस शोज अ शिफ्ट, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस जो था वो एक मोनार्की से एक रिपब्लिक बन जाता है, वैसे ही इस टाइम पे महाजनपद के टाइम पे पांचाल एक मोनार्की था फ्रांस की तरह। एंड फिर वहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ या लोग चेंज चाहते थे तो इट चेंज टू रिपब्लिक, यानी कि उनका जो रूलर होगा वो एक चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होगा एंड लोगों का राज्य होगा, ठीक है। फिर कुरु बेसिकली आज का जो कुरुक्षेत्र वाला एरिया है दैट इज कुरु किंगडम। उस टाइम पे इसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ और आज का मेरठ और साउथ ईस्टर्न हरियाणा। ये देखिए कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया है वो महाजनपद की साइट थी। एंड ये भी पहले ये था मोनार्की और फिर ये बन जाता है रिपब्लिक। तो ये पांचाल और कुरु 2 ऐसी जगह थी जो मोनार्की से रिपब्लिक की तरफ शिफ्ट होती हैं। फिर मत्स्य विराटनगर इसकी कैपिटल थी एंड दिस इज करंट जयपुर। अब देखो मत्स्य का मतलब जो होता है मछली होता है, ठीक है, बट आप बोलेंगे कि मछली का जयपुर जैसी जगह से जो राजस्थान की कैपिटल है, रेत है, उससे क्या रिलेशन। बट हो सकता है उस टाइम पे क्लाइमेट अलग हो। हम इतने पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, 4th से 6th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है। इनफैक्ट अभी जो कुछ एविडेंसेस मिली हैं तो वहाँ पे मछली के कंकाल मिले हैं राजस्थान में। तो हो सकता है कि उस टाइम पे भी पानी हो, ओशियन हो, मछली हो और आज की तारीख का जो रेगिस्तान है वो ना हो। एंड ये सिचुएटेड था वेस्ट ऑफ पांचाल एंड साउथ ऑफ, यहाँ पे ये एरिया आता है, देखिए ये है मत्स्य, जयपुर वाला एरिया आता है, ठीक है। तो ये एरिया हमारा हो गया साउथ ऑफ कुरूज। चेदी, उसके बाद चेदी की कैपिटल थी सोथीवती कैपिटल एंड ये भी ऑलमोस्ट जयपुर वाले ही एरिया में आता है। इट वॉज मैंशनड इन ऋग्वेदा। तो अथर्ववेद में हमने देखा था कि मगध और अंग का मेंशन था, ऋग्वेद में चेदी का मेंशन आता है। एंड ये आजकल के बुंदेलखंड रीजन में आता है एंड जयपुर दोनों एरिया में है।
अवंती। अब देखो अवंती बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि अवंती की 2 कैपिटल्स थी, उसमें से एक कैपिटल थी महिष्मती। ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा, बाहुबली जो मूवी थी वो महिष्मती किंगडम में से सिचुएटेड, वहाँ से निकलती है, महिष्मती किंगडम होता है उनका। तो अगेन इट वाज नॉट कम्प्लीटली फिक्शन, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ एंशिएंट हिस्ट्री से उन्होंने नाम ये उठाया है और शायद उसी एरिया की ही बात करी है। उज्जैनी कैपिटल थी और महिष्मती कैपिटल थी, एंड दिस इज़ मध्य प्रदेश वाला एरिया, और मध्य प्रदेश मालवा वो सटता है, आसपास में लगता है। अगेन बुद्धिज़्म के राइज में अवंती वाले एरिया का बहुत योगदान था। बुद्ध जो है वो इस एरिया में ट्रैवल किए थे, और ये फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ये रिपीटेड है। गांधारा, गांधार इस करंट आज का जो अफगानिस्तान में एक शहर है कांधार, जो कांधार एयरप्लेन हाईजैक हुआ था वो भी इसी से रिलेटेड है। गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, एंड ये आज का जो रावलपिंडी वाला एरिया है, या जैसे मैंने बता दिया कांधार वाला एरिया है, उस एरिया में लोकेट करता है। रावलपिंडी इज़ इन पाकिस्तान एंड कांधार इज़ इन अफगानिस्तान, ठीक है। अब इसका मेंशन भी हमें अथर्ववेद में मिल रहा है। तो मगध हो गया, अंग हो गया एंड गांधार, ये तीनों का मेंशन हमें अथर्ववेद में मिल रहा है। यहाँ पे लोग दे वर हाईली ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ वॉर। अगेन यू कैन रिलेट इट। देखो कांधार में प्लेन हाईजैक हुआ। कांधार इज सिचुएटेड इन नियर काबुल, अफगानिस्तान में है। एंड अफगानिस्तान हिस्ट्री पूरी आप खोल के देखिए, अफगानिस्तान इट हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी डिस्टर्ब्ड एरिया। यहाँ पे एक्सटर्नल अटैक्स होते रहते थे, यहाँ कभी पीस नहीं रहा है। कभी रशिया से अटैक हो रहा है, कभी यूएस अटैक कर रहा है। तो पूरी हिस्ट्री अगर आप खंगाल के देखेंगे तो ये काफ़ी डिस्टर्ब्ड एरिया रहा है। एंड दैट इज़ एक रीज़न ये भी है कि डिस्टर्ब्ड रहा है, तो पीपल हियर बिकेम हाईली ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ वॉर। तो ये महाजनपद के टाइम से ही, बिकॉज अटैक्स होते थे, बिकॉज इनको अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता था, तो उनको लड़ाई लड़ने, युद्ध में जाने की कला उन्हें आती थी। एंड इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी ये बहुत इन्वॉल्व था, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कमर्स में। फिर आता है कंबोज। कंबोज की कैपिटल थी पूंछ। पूंछ यही जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है पूंछ, उसकी बात हो रही है। पूंछ और राजौरी और हाजरा एरिया भी इसमें इंक्लूड होता है। प्रेजेंट डे कश्मीर एंड हिंदू कुश माउंटेन्स, ठीक है, वो वाला एरिया यहाँ पे आता है। इट वॉज अ रिपब्लिक। ये वाला एरिया देखिए, कंबोज ये रहा, ये है हिंदू कुश माउंटेन्स, ठीक है। और यहाँ पे हम, ये है कंबोज, यहाँ की बात हो रही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अश्मक। अब अश्मक को असक भी कहते हैं। असक पाली भाषा में थोड़ा मॉडिफिकेशन होती है, काफ़ी सिंप्लीफाइड प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। तो अश्मक असली नाम है, पाली में असक है। इसकी जो कैपिटल है यहाँ पे अगर हम मैप में देखें, दैट इज़ पौधन्यपुरा। पौधन्यपुरा, एंड पौधन्यपुरा को प्रतिष्ठान या पैठान भी बोलते थे। एंड ये गोदावरी नदी के तट पर ये किंगडम सिचुएटेड था। इसकी ये देखिए, प्रतिष्ठान और पैठान या पौधन्यपुरा भी बोलते थे। फिर आता है वज्जी। अब वज्जी जो है दैट इज़, इसके अंदर बहुत सारे और ट्राइब्स थी। लिच्छवी ट्राइब थी, विदेहा ट्राइब थी, ज्ञांत्रिक ट्राइब थी, और वज्जी खुद भी एक ट्राइब थी, किंगडम भी था, ट्राइब भी थी। अब इसकी कैपिटल थी वैशाली, जो आज के बिहार। तो देखो नॉर्दर्न बिहार की बात हो रही है, थोड़ा नेपाल का इलाका आता है, थोड़ा बिहार का इलाका आता है, एंड कैपिटल इज़ वैशाली, ठीक है। लिच्छवी आप याद रखिएगा, लिच्छवी जो ट्राइब है दैट कम्स अंडर वज्जी। लास्ट हमारा जो महाजनपद रह गया दैट इज़ मल्ल। मल्ल की कैपिटल थी कुशीनगर, एंड कुशीनगर या कुशीनरा बोलते हैं, थोड़ा पाली भाषा में मॉडिफिकेशंस हैं। देवगढ़ और उत्तर प्रदेश ये वाला एरिया आता है, एंड इट वाज अ रिपब्लिक। तो मैंने आपको 5 रिपब्लिक जो ऊपर बताए थे वो आपको याद होने चाहिए, बाकी सब महाजनपद आप मोनार्की में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मगध साम्राज्य पे। देखिए मगध साम्राज्य, मगध की जब बात हो रही है तो मगध शुरू यहाँ से होता है। राजगृह इसकी कैपिटल थी, बट टाइम के साथ ये एक्सपैंड होता गया।
ठीक है, बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग बनता गया। तो ये जब बाकी इसके जो रूलर्स थे, जो उन्होंने बाकी किंगडम्स पे अटैक करके उसको मगध साम्राज्य का पार्ट बनाते गए। बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम राजगीर विच इज़ इन बिहार। तो महाजनपद जो 16 हमने अभी तक पढ़े, उसमें से सबसे जो स्ट्रॉन्ग थे, सबसे प्रतापी, सबसे ताकतवर, जिनके पास अच्छा डिफेंस है, अच्छी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नदी है, वो थे ये 4, मगध, वत्स, अवंती और कौशल। और उसमें भी मगध सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। महाभारत में बृहद्रथ को मगध साम्राज्य का फाउंडर, डायनेस्टी नहीं यहाँ पे, दिस इज़ रॉन्ग। मगध वॉज नॉट अ डायनेस्टी, एक वंश का नाम नहीं है। मगध इज द नेम ऑफ अ साम्राज्य, अ किंगडम, एक जगह का नाम है। जैसे पंजाब जगह है, पंजाब में बहुत सारे रूलर्स आए, उन्होंने राज्य किया। ऐसे ही मगध या फिर इंडिया एक जगह का नाम है, उसके रूलर चेंज होता रहता है, उसका प्राइम मिनिस्टर चेंज होता रहता है। तो मगध एम्पायर का फाउंडेशन बृहद्रथ ने रखा था। महारथ भी बोलते हैं या बृहद्रथ भी बोलते हैं। एंड फर्स्ट रेफरेंस ऑफ मगध, मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, अथर्ववेद में फर्स्ट रेफरेंस ऑफ मगध हमें मिला। फिर अब मगध जब साम्राज्य शुरू होता है, बृहद्रथ की बात करेगी, बट डायनेस्टी वाइज अगर हम बात करें, सबसे पहला जो वंश जिन्होंने मगध को रूल किया कौन था? वो था बिंबिसार। बिंबिसार फाउंडेड दिस डायनेस्टी, इस वंश के स्टार्टर थे, फाउंडर थे बिंबिसार। उन्होंने मगध साम्राज्य पे राज किया। कैपिटल उन्होंने रखी है अपनी राजगृह, राजगीर भी बोलते, राजगृह, गिरिवराज। एंड फिर ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। इन्होंने अंग, जो हमने महाजनपद सबसे पहला पढ़ा था, उस पर अटैक किया एंड उसको उन्होंने मगध साम्राज्य का अपना पार्ट बनाया और अपने बेटे अजातशत्रु को वहाँ का वाइसरॉय बनाया, यानी कि एक तरह से प्रॉक्सी रूलर, कि तुम इस पे राज्य करो और तुम मेरे हिसाब से इस राज्य को चलाओगे। अंग की कैपिटल थी चंपा, तो उन्होंने अजातशत्रु को चंपा भेज दिया कि भाई तुम अंग किंगडम को रूल करो। एंड बिंबिसार वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा, यानी कि जब बिंबिसार जीवित थे उसी टाइम पे बुद्धा भी जीवित थे। एंड ही वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी, पहला ऐसा राजा था जिसकी एक खड़ी हुई तैयार ताकतवर फौज थी अपने किंगडम की बाउंड्रीज डिफेंस करने के लिए। देखिए, यही इसी से ही एक रूलर की विजन, एक रूलर की स्ट्रेंथ, एक रूलर का प्रताप पता चलता है कि सबसे सारे राजाओं से पहले ही वो अपने साम्राज्य को, अपनी टेरिटोरी, अपने ज़मीन से उसको इतना प्यार था कि उसकी टेरिटरी को, उसकी बाउंड्री को बचाने के लिए उसने एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी कर दी थी। इनफैक्ट उसने एक्सपैंड किया मगध साम्राज्य को। एंड उसने अपनी जो किंगडम को एक्सपैंड कैसे किया? मैट्रिमोनियल अलाइंसेस से। शादियाँ, देखो पहले ज़माने में शादी का कॉन्सेप्ट लव नहीं था, वो शादी का एक मेन मुद्दा होता था अपने दूसरे किंगडम्स के साथ अपने रिश्ते, अपने अलाइंसेस मजबूत करना। तो आपको अगर किसी भी किंगडम के साथ अपने रिश्ते स्ट्रॉन्ग करने हैं या उसको अपना पार्ट बनाना है, तो वहाँ पे शादी करवा दी जाती थी अपने बच्चों की। तो इसी तरीके से बिंबिसार ने भी अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। अब देखिए, मगध बिकेम अ डोमिनेंट एम्पायर इन 6th सेंचुरी भी। 6th सेंचुरी तक आते आते इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट एम्पायर। एंड बिंबिसार जो था, उन्होंने 2 तरीकों से, इनफैक्ट 3 तरीकों से कॉन्क्वेस्ट करके, दूसरे किंगडम्स पे अटैक करके, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस के थ्रू और डिप्लोमेटिक, अपने दूत भेजकर, अपने एम्बेसडर्स भेजकर, वहाँ के साथ रिलेशंस बनाकर उन्होंने अपने नेबरिंग किंगडम्स को अपना पार्ट बना लिया था। दिस इज़, ये है बिंबिसार। अब देखो आगे की ना स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। एक फैक्ट मैं ये आपको बता दूं, बिकॉज ये स्टेट सिविल सर्विसेज में आया हुआ है कि गांधार जो रूलर था, तक्षशिला जो कैपिटल थी गांधार की, उसका जो रूलर था हु वाज पुकुसत्ती। पुकुसत्ती, अगेन इट्स अ पाली वर्ड। पुकुसत्ती जो था, उसने बिंबिसार के किंगडम की ओर, यानी बिंबिसार राजा से मिलने के लिए अपना एक एम्बेसडर भेजा था। तो पुकुसत्ती द रूलर ऑफ गांधार सेंट एन एम्बेसी टू बिंबिसार। एक फैक्ट है, जस्ट मेंशनिंग, पूरी स्टोरी जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिंबिसार, अब देखो जो नाउ दिस हियर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। स्टोरी है, सुन लीजिए। एग्ज़ाम में आज तक तो नहीं आती स्टोरी, बट यूपीएससी का कुछ नहीं पता, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। तो अगले 1-2 साल में स्टोरी आ भी सकती है, यू शुड नो इट।
बिम्बिसार गेट्स किल्ड बाय हिज ओन सन, अपना ही उनका बेटा अजातशत्रु, जिसको उन्होंने अंग का रूलर बना के भेजा था, वो इनको बिम्बिसार को मार देते हैं। When the son kills his own father, तो उसकी जो माँ होती है वो सदमे में चली जाती है और दुख में, पीड़ा में she dies। कौशला देवी अजातशत्रु की माँ, she dies of grief, दुख में। अब होता क्या है, when she dies, कौशला देवी का भाई प्रसन्नजीत, he gets upset कि मेरी बहन मर गई, तो he attacks अजातशत्रु। जो कौशला देवी अपनी शादी के टाइम पे दहेज में कौशल गांव लेके आई थी, गिफ्ट एज अ डाउरी, वो प्रसन्नजीत वापस ले लेता है अजातशत्रु से कौशल विलेज, एंड घात लगाकर वो अजातशत्रु पे अटैक करता है, अजातशत्रु को बंदी बना लेता है। ठीक है, अब अजातशत्रु जब बंदी बन जाता है तो बहुत लंबा वॉर चलता है, बहुत लंबा वॉर। बट उस वॉर में अजातशत्रु इज़ वेरी क्लेवर। अजातशत्रु प्रसेनजीत का ही एक मिनिस्टर के साथ मिलके, मिनिस्टर का नाम है दीर्घचर्यन, उसके साथ मिलके प्रसेनजीत को हरा देता है। और फाइनली इनकी एक पीस ट्रीटी होती है, समझौता होता है, शांति का समझौता, जिसमें कि जो अजातशत्रु है वो अपने ही मामा प्रसेनजीत की बेटी से शादी कर लेता है। दिस इज़ वजीरा। दिस इज़ हाउ द वॉर एंड्स, दिस इज़ हाउ अ पीस ट्रीटी इज़ साइंड। ऐसे उस ज़माने में ऐसे होता था। अब यहाँ पे इन दोनों में पीस सेट हो गया है, अपने मामा और अजातशत्रु के बीच में। इस टाइम पे, अजातशत्रु के टाइम पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट घटना घटती है कि जो बुद्ध था, गौतम बुद्ध, जो बिम्बिसार के टाइम पे था, ही डाइज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु के राज्य में बुद्धा की डेथ होती है, एंड फिर उनकी याद में अजातशत्रु फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, अजातशत्रु पेट्रनाइज मतलब होता है कि एक राजा पैसे देता है, स्पॉन्सर, बेसिकली स्पॉन्सर करता है, फंडिंग देता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया जाए। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है अजातशत्रु के टाइम पे ऑर्गेनाइज। ठीक है, फिर जैन टेक्स्ट में लिखा गया है कि अजातशत्रु अपने वॉर में दो मेन उसने ऐसे व्हीकल्स यूज़ किए थे जो बहुत ही काम आए थे उनको वॉर जीतने में। कौन से दो चीज़ें थी? एक था कैटापल्ट। अब कैटापल्ट का वैसे लिटरल मीनिंग होता है गुलेल, बट उसने गुलेल देख के तो एक युद्ध नहीं जीता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैटापल्ट बेसिकली असली नाम था महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक ऐसा कुछ एक उन्होंने चीज़ बनाई थी कि यहाँ पे हम बम दागेंगे, यहाँ पे बम, और फिर उसको इलास्टिक या किसी उसके तरह पीछे से खींच के छोड़ेंगे तो वो बम एक प्रोजेक्टाइल मोशन में अटैक करेगा और दुश्मन के ऊपर जाके गिरेगा। तो ये था महाशिलाकंटक, इससे वो बम लॉन्च करते थे दुश्मन की ज़मीन के ऊपर। दूसरा जो वेपन इन्होंने यूज़ किया था, दूसरी जो इन्होंने चीज़ इन्वेंशन यूज़ करी, दैट वाज रथमुसाल। रथमुसाल मतलब ऐसा एक रथ जिसके साथ ऐसा एक हथियार जुड़ा हुआ है, ऐसा एक, इसको मेस भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये बाहुबली में भी आपने देखा होगा, जो विलन होता है वो यही रथ लेके वॉर में जाता है। तो जैसे जैसे रथ आगे मूव करेगा, ये जो चक्का है ये घूमेगा और ये दुश्मन को काटता जाएगा, सिपाहियों को काटता जाएगा दुश्मन के। एंड इन दोनों चीज़ों की, इन दोनों क्या कह सकते हैं, युद्ध के स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू अजातशत्रु अपने युद्ध जीतता था। तो राजमुसाल और महाशिलाकंटक, ये दो चीज़ें आप याद रखें। अब अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु का बेटा आता है। ये थोड़ी आप टाइमलाइन ज़रूर याद रखें। 545 BC में बिम्बिसार आता है। बिम्बिसार इज़ किल्ड बाय अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद आता है उडाइन इन 460 BC। ठीक है, और ये उडाइन वॉज द रूलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाउंडेशन ऑफ पटना सिटी। पटना सिटी इन्होंने बसाया था। पटना सिटी जो है वो गंगा
गंगा और सोन नदी के मिलन पे बना हुआ है। ठीक है, तो गंगा और सोन नदी जहाँ मिलती हैं वहाँ पे इन्होंने किला बनाया और एक सिटी बसाया जिसको पटना बोला गया। उन्होंने अपनी कैपिटल भी राजगीर से पटना, उस टाइम पे पाटलिपुत्र बोलते थे, वहाँ पे शिफ्ट करी। तो जब पटना आएगा, पटना से रिलेटेड कोई भी सवाल है कि पटना कैपिटल किसने शिफ्ट करी थी या पटना शहर किसने बसाया था, उदयन नाम आएगा 460 BC में। एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय, उदयन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अनिरुद्ध। ठीक है, अनिरुद्ध के बाद आएंगे मुंडा, पार्डन माय हैंड राइटिंग, मुंडा के बाद आएंगे नागदशक। तो नागदशक वॉज द लास्ट रूलर। ठीक है, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यन्नक डायनेस्टी। फाउंडर कौन था? फाउंडर वॉज बिम्बिसार, नॉट बिंदुसार। बिंदुसार मौर्यन डायनेस्टी में आएंगे, बिम्बिसार हर्यन्नक डायनेस्टी में आएंगे और बहुत पहले आएंगे। तो लास्ट जो रूलर था वो था नागदशक। अब हर्यन्नक डायनेस्टी ख़त्म होती है नागदशक के साथ। कोई भी वंश ख़त्म जब होता है वो तब होता है जब रूलर बहुत वीक हो जाता है, उसे द आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध लड़ने की कला नहीं आती है, वो अपने ही बिकम सॉफ्ट, वो अपने ही ऐशो आराम में, अपनी लाइफस्टाइल में ही खोया रहता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब नागदशक वीक रूलर कम्स इनटू पावर। तो हर्यन्नक डायनेस्टी में ही एक वाइसरॉय थे, शिशुनाग। ठीक है, आप पूरी हिस्ट्री जब आप आगे मिडेवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब भी आप यही देखेंगे कि जब भी वंश चेंज होता है, एक वंश का राज्य चलता है, उससे जब दूसरे वंश का राज्य शुरू होता है तो वो तब होता है जब एक वंश का जो आखिरी रूलर था वो बहुत वीक होता है, युद्ध नहीं लड़ पाता है, वो अपने मंत्रियों की पॉलिटिक्स में फंस जाता है, मंत्री उसको बहला फुसला के अपने काम निकलवा लेते हैं एंड वो अपने ऐशो आराम में, अपनी दौलत शौहरत में मगन हो जाता है। तो जब नया वंश आता है राज्य करने के लिए तो वो जो फाउंडर होता है वो हमेशा पिछले वंश का कोई ना कोई सेनापति, जनरल या कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल होता है, कोई ना कोई मंत्री होता है जिसको सारा साम्राज्य की वीकनेसेस पता होती हैं और वो अपॉर्चुनिटी देख के खूब कर देता है, खूब वही के तख्ता पलट कर देता है और अपना वंश फिर उसका राज्य करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ। नागदशक के बाद उनके जो नागदशक के टाइम पे जो वाइसरॉय था या अमत्य भी बोलते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल, वो था शिशुनाग। शिशुनाग मौके का फ़ायदा उठा के तख्ता पलट करते हैं और फिर शिशुनाग वंश का राज्य शुरू हो जाता है। तो इन्होंने अपनी कैपिटल रखी थी वैशाली। ठीक है, उदयन के टाइम पे पाटलिपुत्र थी, जब शिशुनाग डायनेस्टी आती है तो ये अपनी कैपिटल रखते हैं वैशाली। और इन्होंने अवंती का, उस टाइम पे जो अवंती का राज्य चल रहा, वहाँ पे चल रही थी प्रद्योत वंश का राज चल रहा था, अटैक करके उसको मगध एम्पायर का पार्ट बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि शिशुनाग वाज द पर्सन जिसने अवंती पे अटैक करके जिस टाइम पे प्रद्योत वंश का राज चल रहा था उसको मगध एम्पायर से जोड़ा था। शिशुनाग के बाद काल अशोक आते हैं। काल अशोक जो था इनके बाद, सो काल अशोक वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। काल अशोक को कक्कर वर्ण भी बोला गया है पुराण्स में। अब पुराण जो थे, ये जो बुक्स थी, ये वेदों के बहुत बहुत बाद लिखी गई थी। ठीक है, पुराण में इनका मेंशन आ रहा है। एंड ही वॉज द पर्सन जिसने फिर वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट करी थी। एक तो उदयन था जिसने राजगीर से पाटलिपुत्र पटना बसाया और फिर उसको कैपिटल बनाया। काल अशोक भी था जिसने वैशाली से फिर वापस पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया। ठीक है, एंड अब काल अशोक की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो काल अशोक के रूलिंग के टाइम पे, उसके रेन के टाइम पे हुआ था। कहाँ? उन्होंने, काल अशोक ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराया था वैशाली में, किया था 383 BC में। अब जो कालशोक थे, कालशोक वॉज किल्ड बाय फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, महापद्मनंदा, और इसके साथ ही फिर नंदा वंश का राज शुरू हो जाएगा। तो कालशोक वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, ये आप याद रखें,
इसमें मैंने अक्षय कुमार की फ़ोटो इसलिए डाल दिया ताकि आपको याद रहे, बिकॉज मुझे कोई ऐसी फ़ोटो मिल नहीं रही थी काल अशोक की रियल। और काल अशोक ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था 383 BC में वैशाली में। ठीक है, अब महापद्मनंदा ने काल अशोक को मारा और नंदवंश की शुरुआत करी, तो नंदवंश के फाउंडर हुए महापद्मनंदा। ठीक है, अब इसकी स्पेशलिटी क्या है नंदवंश की, कि इससे पहले जितने भी वंश रहे हैं वो क्षत्रिय वर्ण के रहे हैं, एंड नंद वंश वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय वंश। ये बहुत ही हिस्टोरिक टाइम था कि सबसे पूरी हिस्ट्री में पहली बार एक नॉन क्षत्रिय वंश राज कर रहा है प्रजा पे। तो इसकी शुरुआत होती है 345 BC। ठीक है, 345 तक 344 तक शिशुनाग डायनेस्टी चलती है। 345 BC में नंद डायनेस्टी की शुरुआत होती है। बीच में जो एक साल है वो आप कह लीजिए कि डिस्टर्ब्ड था। उस टाइम पे जो राज्य था वो डिस्टर्ब था, क्योंकि ऑब्वियसली एक नॉन क्षत्रिय वंश आ रहा है, तो एक साल बहुत जद्दोजहद चली, बहुत लड़ाइयाँ चली, फाइनली फर्स्ट टाइम एक नॉन क्षत्रिय वंश आता है। अब इसमें देखिए अब कितना ये बलशाली, कितना ये प्रतापी रूल था महापद्मनंदा के पास। 4th सेंचुरी BC की बात हो रही है। ठीक है, इनके पास बहुत बहुत बड़ी आर्मी थी। आर्मी में 2 लाख इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो आपके सिपाही पैदल चल के अटैक करते हैं, जैसे कि ये है बाहुबली का सीन है ये। ठीक है, तो जो हथियार पैदल चल के जो अटैक करते हैं दैट इज़ इन्फेंट्री। 2 लाख की इनके पास इन्फेंट्री थी और 60,000 की कैवलरी मतलब घुड़सवार। तो ये होते हैं कैवलरी। 60,000 की इनके पास कैवलरी थी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस, एंड 3 से 6,000 इनके पास हाथी थे। मगध एम्पायर पे NCERT में भी एक पैराग्राफ दे रखा है कि मगध एम्पायर इतना फ्लरिश, इतना पावरफुल कैसे बना, तो उसमें ये भी रीजंस हैं कि वहाँ पे उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पे हाथी थे, वहाँ पे उनके पास जंगल थे, वहाँ पे उनके पास आयरन था। तो ये सब रीज़न थे कि मगध एम्पायर में जो वंश आए, जिन्होंने रूल किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर्स रहे वो। एंड फिर काल अशोक को मार के महापद्मनंदा आते हैं मगध एम्पायर संभालने। अब महापद्मनंदा, ये थे महापद्मनंदा, ये उन्होंने फ़ोटो रिक्रिएट करी है फ्रॉम दिस स्टैचू। देखो ऑलमोस्ट उन्होंने सेम ऐसे कर्ल्स दिए हैं। ठीक है, और ये है महापद्मनंदा की एक मूर्ति का साइड व्यू, ये है फ्रंट व्यू। तो इसी को रिक्रिएट करके, ऐसी ही मूछें, ऐसे ही बाल रिक्रिएट करके ऑलमोस्ट कुछ ऐसे दिखते थे महापद्मनंदा। एंड उन्होंने, अब देखिए जब ये इतना हिस्टोरिक मोमेंट क्रिएट होता है कि एक फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी रूल करती है, तो उन्होंने दे वर वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो अपने खुद के उन्होंने बहुत ही नाम रखे, अपने प्रताप को दिखाने के लिए उन्होंने अपने आप को एकारत कहा, यानी द सोल सोवरेन हु हैड डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंसेस। एकारत, जिसने सबको हरा के अपना एक रूल एस्टैब्लिश किया है। इसके अलावा एक छत्र, बेसिकली इसका मतलब है कि क्षत्रियों को हरा के जिसने अपना एक रूल एस्टैब्लिश किया। फिर आता है सर्वक्षत्रांतरक का मतलब भी यही है कि सारे क्षत्रियों का अंत करके जिसने अपना रूल एस्टैब्लिश किया, सर्वक्षत्रांतक। एंड लास्ट है उग्रसेन। तो ये डिफरेंट अपने आप को ना टाइटल्स देते थे ये, बिकॉज दे वांटेड टू स्प्रेड द वर्ड इन द किंगडम के भाई एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी अब उसका राज शुरू हो चुका है। तो रूल करना इज नॉट द सोल टाइटल ऑफ, या फिर उन्हीं का अधिक सोल राइट ऑफ अ क्षत्रिय वर्ण। नॉन क्षत्रिय लोग भी रूल कर सकते हैं। फिर एक इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली पत्थर पे उनको कुछ कुरेदा हुआ मिला है, उसको जब इन्होंने पढ़ा
इसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। तो ये एक इंस्क्रिप्शन मिली है आज के उड़ीसा में। ये है ऐसा कुछ, ये जगह है हाथी गुफा बोलते हैं इसको, खारावेला में। ठीक है, हाथी गुफा ऑफ खारावेला रेफर्स टू कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय महापद्मनंदा। तो कलिंगा इस जगह का नाम है। कलिंगा पे अटैक करके उसको कब्जा किया था महापद्मनंदा ने। हाथी गुफा ऑफ खारावेला में ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें ये लिखा हुआ मिलता है। फिर ही ब्रॉड द स्टैचू ऑफ जिन फ्रॉम कलिंगा। जिन मतलब जैन, ये जैन धर्म को मानते थे। तो एक जैन की एक विक्ट्री ट्रॉफी, ठीक है, एक विजय ट्रॉफी वो लेके आते हैं और यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं। यहाँ पे आपको फोटो में नहीं दिखेगी, बट दिस इज हाथी गुफा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाओ। अब जो फर्स्ट रूलर थे वो थे महापद्मनंदा, लास्ट रूलर थे धनानंद। बहुत सारे सीरियल्स भी अब तक आ चुके हैं। धनानंद नंद डायनेस्टी से शुरू होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य पे सीरियल्स जब बनते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ धनानंद, एंड वही धनानंद नंद वंश को ख़त्म करके फिर मौर्यन रूल ऐसे ही शुरू होगा कि धनानंद को हराया जाएगा। दिस इज़ द कैरेक्टर। ये धनानंद थे, जो सीरियल चलता है, एंड इसको ही वॉज द लास्ट रूलर एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर प्लस चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश होगा और उसी टाइम पे 326 BC में अलेक्जेंडर आएंगे इंडिया की तरफ बढ़ते हुए, इंडिया पे अटैक करेंगे खैबर पास से होते हुए। तो धनानंद को एक ग्रीक नेम्स हैं। ये कौन से 2 ग्रीक नेम से धनानंद को रेफर किया जाता था? तो वो थे अग्राम्स, जैसे प्रोग्राम होता है वैसे अग्राम्स, या फिर सैंद्रेम्स। तो ये 2 नाम धनानंद के थे। अब धनानंद का जो राज्य था, देखिए कभी भी कोई वंश जब तब चेंज होता है जब रूलर वीक होता है, वो ऐशो आराम में बिजी रहता है और वो रूल की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। तो इसी अपॉर्चुनिटी का, इसी वीकनेस का फ़ायदा उठा के दूसरा कोई वंश जहाँ पे एक प्रतापी रूलर उभर रहा है वो इसका फ़ायदा उठा के अपना वंश शुरू कर देता है। ऐसा ही कुछ इसमें हुआ कि धनानंद अपने ऐशो आराम में बिजी था, रूल चल रहा है, ऑल्दो ही वॉज अ वेरी गुड रूलर, ठीक है, बट उसको धनानंद ने चाणक्य एक पंडित, एक ब्राह्मण थे, चाणक्य की अपने दरबार में बेइज्जती करी थी और चाणक्य ने फिर शपथ खाई थी उस बेइज्जती का कि मैं तुम्हारा रूल बदल के पूरे अखंड भारत को एक सिंगल रूलर के अंडर लेके आऊँगा। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था पूरे अखंड भारत, पूरे भारत के अलग अलग किंगडम्स को जोड़ के एक रूलर के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और इसकी जोड़ी हुई थी बहुत मशहूर, और फिर हुआ था मौर्यन एम्पायर की शुरुआत। ठीक है, तो ओइंग टू अनपॉपुलैरिटी ऑफ धनानंद, जब कोई राजा बहुत क्रूअल हो जाता है, प्रजा की नहीं सुनता है, तो ऐसा कोई ना कोई प्रजा में से उठ के ज़रूर आता है जो ये शपथ लेता है कि इस राजा को पलटना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और वो चाणक्य की मदद से, इनकी जोड़ी थी, ठीक है, ये इनकी जोड़ी थी, ठीक है, तो इन दोनों ने मिल के धनानंद को हराते हैं और मौर्यन वंश का मगध पे, और फिर मगध से एक्सपैंड होके पूरे अखंड भारत पे। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम चंद्रगुप्त मौर्य जब रूल करते हैं, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम पूरा भारत मतलब आज का जो भारत प्लस अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा मिल के एक सिंगल रूलर के अंडर आता है। सारे किंगडम्स मिल के एक सारे किंगडम्स पे वो अटैक करके अपनी टेरिटरी बढ़ाते हैं और एक सिंगल चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर ये पूरा रूल आता है। अब चंद्रगुप्त के एक जनरल थे, एक सेनापति थे, भद्रसाल, ठीक है, भद्रसाल थे। ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जनरल एंड ही इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद, उन्होंने किस चीज़ की इन्वेंशन करी थी? नंदोपाक्रमणी एक तरह का मेजर सिस्टम, नापने का सिस्टम था। जैसे एरिया नापने का एकड़ होता है या मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, वैसे नंदोपाक्रमणी एक मेजरिंग का, नापने का सिस्टम था।
एंड इसका क्रेडिट जाता है बदसाल को। एंड ये हमें कहाँ लिखा मिलता है? ऋषि पाणिनि की किताब में, अष्टाध्यायी में। फिर कुछ इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं इस पीरियड से रिलेटेड, वो आपको पता होनी चाहिए। क्या थी? मौर्यन एम्पायर हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अभी इस टाइम से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो है व्रीहि एंड साली। इसको ये थे राइस के। अब देखो ये दीज आर द फेवरेट, आजकल जो यूपीएससी में एंशिएंट हिस्ट्री से या मिडिवल हिस्ट्री से सवाल आते हैं वो ऐसे आते हैं, कुछ टर्म्स दे देते हैं, उसके मतलब हमें पता नहीं होते, 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो लेट्स सी, व्रीहि और साली 2 वेराइटीज़ थी चावल की, धान की। फिर करीसा, निवर्तन और कुल व्याप पे सवाल आ चुका है यूपीएससी में। कुल व्याप का मीनिंग पूछा गया था, तो वो यहीं से एंशिएंट हिस्ट्री के इस एरिया से वो सवाल आया है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। लैंड को नापने के लिए आज की तारीख में भी एरिया टू एरिया बहुत अलग अलग, कहीं एकड़ यूज़ होता है, कहीं हेक्टेयर यूज़ होता है, कहीं गज यूज़ होता है, कहीं स्क्वायर फीट या स्क्वायर यार्ड। तो कुल व्याप वॉज अ यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट। 2022 में प्रीलिम्स में ये सवाल आया है। फिर सीता इज़ स्टेट लैंड्स, जो सरकार की ज़मीन होती है, ठीक है, जो किसी प्राइवेट इंसान की ज़मीन नहीं है, जो सरकार की ज़मीन है उसको सीता बोलते थे। कैरावंस, सार्थक का मतलब था कैरावंस या कारवां जो बोलते हैं, ठीक है। फिर श्रेष्ठी किसी बैंकर को बोलते थे, बैंक्स होते थे उस टाइम पे लोकल लेवल पे, तो बैंकर वॉज श्रेष्ठी। शली वॉज ट्रांसप्लांटेशन, तो उस टाइम पे भी राइस की ट्रांसप्लांटेशन, धान की ट्रांसप्लांटेशन होती थी। ट्रांसप्लांटेशन मतलब होता है कि धान के बीज को यानी राइस को बीज को पहले अलग से उगाया जाता है अंडर अ कवर्ड एनवायरनमेंट, डायरेक्टली ज़मीन में नहीं बोया जाता, ठीक है। एक ट्रे पे मिट्टी डाल के उसको छोटा सा उगा लिया। जब उसकी छोटा सा एक प्लांट उगाया तब उसको जाके ज़मीन में ट्रांसप्लांट किया जाता है, ज़मीन में उगाया जाता है, वहाँ से उठा के मिट्टी के साथ। तो दिस प्रोसीजर इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। धान की खेती आज भी ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा होती है एंड इस प्रोसेस को बोलते थे शली। फिर गृहपति, पेजेंट प्रोपराइटर्स, ऐसे किसान जिनकी अपनी ज़मीन थी। पेजेंट मतलब किसान, प्रोपराइटर मतलब ज़मीन के मालिक थे वो। तो जो जिनकी अपनी ज़मीन थी वो अपनी ही ज़मीन पे खेती करते थे, उसको बोलते थे पेजेंट प्रोपराइटर्स, अर्थात गृहपति, जो अपनी ज़मीन पे खुद खेती कर रहे हैं, किसी और की ज़मीन पे एज मजदूर, एज एग्रीकल्चरल लेबरर्स नहीं वो खेती करते थे। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है नंदवंश का राज। इसके बाद जैसे कि मैंने बोला चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, उनका वंश हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बोला कि धनानंद के कंटेम्पररी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ साथ अलेक्जेंडर भी थे। तो अलेक्जेंडर मैसेडोनिया एक जगह है, वहाँ से बिलोंग करते हैं और वहाँ से फिर वो आते हैं इंडिया पे अटैक करने। दिस इज़ मैसेडोनिया। मैप अब ध्यान से देखें, ये है ग्रीस, ठीक है। ग्रीस के बगल में ये एरिया है मैसेडोनिया, और यहाँ से इधर टर्की की ओर बढ़ते हुए, ईरान की ओर बढ़ते हुए, इराक की ओर बढ़ते हुए, फिर ये अफ़गानिस्तान की तरफ, खैबर पास की तरफ बढ़ेगा। तो दिस इज़ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। एंड ये 4th सेंचुरी BC यानी कि 300 समथिंग 326 BC तक वो खैबर पास तक लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ही वॉज़ वेरी यंग, 20s में ही उन्होंने पूरी दुनिया जीतने का प्रण ले लिया था कि पूरी दुनिया मेरे सिंगल बंदे के रूल के अंडर होनी चाहिए। और ये 30-31 की उम्र में ही डाइज, बट तब तक, जब तक ये मरा नहीं तब तक रिकॉर्ड है कि ये कोई लड़ाई हारा नहीं था। जब इंडिया में भी एंटर होता है तो ये ही क्विट्स ऑन हिज ओन, बिकॉज इसकी जो सेना होती है वो गिव अप कर देती है। और गंगा नदी, इसको पता था कि गंगा नदी क्रॉस करना, वहाँ के किंगडम्स को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ही क्विट्स, ही गोज़ बैक। वो खुद भी थक जाता है, उसकी आर्मी भी फिजिकली थक जाती है, ही गोज़ बैक एंड ऑन द वे बैक इसको कोई बीमारी हो जाती है, शायद चिकन पॉक्स या कुछ तो बीमारी होती है जिससे ही गेट्स फिजिकली वीक एंड ही डाइज ऑन द वे। तो यहाँ पे
4th सेंचुरी में ग्रीक्स जो थे और इरानियंस थे, दे फॉट विद वन अनदर वॉर सुप्रीमेसी। ग्रीक्स और ईरान में लड़ाई चल रही थी बहुत तगड़ी। तो अलेक्जेंडर जो मैसेडोनिया के थे, इन्होंने डेरियस को हराया। ही इज़ डेरियस, ठीक है। डेरियस को हराते हुए इन्होंने 3 एरियाज कॉन्कर किए। कौन कौन से? इराक, ईरान, एशिया माइनर। जब इन्होंने शपथ ले ली कि मेरे को पूरी दुनिया पे राज करना है, तो लड़ता लड़ता ये आगे बढ़ता है, डेरियस को हराता है और 3 एरियाज, बड़े बड़े एरियाज कैप्चर करता है। ये देखो, दिस इज़ इराक आज का, ये ईरान है, एंड एशिया माइनर। तो दिस होल एरिया टू सम एक्सटेंट इज़ कॉल्ड एशिया माइनर, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो एरिया जीता था उस पर अपने एक प्रॉक्सी गवर्नर, प्रॉक्सी रूलर को बिठा के आगे बढ़ता रहता था। अब इसकी जो फौज थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, बट स्टिल ही वॉज इतना ये माहिर था लड़ाई जीतने में कि ही कुड कॉन्कर बिग बिग एरियाज, किंगडम्स विद ए स्मॉल आर्मी। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की ओर बढ़ते हैं ये। अब नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मेनी मोनार्कीज। मैंने बोला 16 हमारे महाजनपद थे, और उसके अलावा वो तो हो गए महाजनपद, मेट्रोपॉलिटन ग्रेट किंगडम्स। उसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे मोनार्कीज और रिपब्लिक्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था, ठीक है। अभी देखो, अभी ये टाइम चल रहा है कि 326 BC की बात हो रही है। मौर्यन एम्पायर जब आएगा ना, तब ये पूरा खंड, सारे किंगडम्स मिलके एक अखंड भारत बनेगा। अभी किंगडम्स हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, बिखरा हुआ है भारत, एंड ये स्ट्रांगली कनेक्टेड। अब देखो, मैंने आपको बोला कि महाजनपद का कॉन्सेप्ट क्या था, कि जो हमारी एलिजेंस, हमारी एफिलिएशन, हमारी जो इमोशंस अटैच थे, वो हमारी बिरादरी से शिफ्ट होके हमारे शहर पे शिफ्ट हो चुके थे, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे शिफ्ट हो चुके थे, ठीक है। तो ये जो किंगडम्स थे छोटे छोटे बहुत सारे, इनको अपनी ज़मीन से बहुत प्यार था। इनके जो रूलर्स थे वो ज़मीन से जुड़े हुए थे, अपनी प्रजा से जुड़े हुए थे, जिसके ऊपर ये रूल करते थे, ठीक है। अब ये जो रूलर्स थे, 2 वर वेरी वेल नोन इन जो 16 महाजनपद और बहुत छोटी छोटी जो मोनार्कीज और रिपब्लिक्स थे, उसमें से 2 बहुत वेल नोन है। अम्बी जो तक्षशिला का प्रिंस था, एंड पोरस जो कि पौरव का राजा था, ठीक है। तो अम्भी, अब ये है अम्भी, ये है पोरस। अम्भी क्या करता है? पोरस वॉज अ वेरी गुड रूलर, बट अम्भी जो था वो अलेक्जेंडर के साथ मिलके उसने धोखा दिया, एंड अलेक्जेंडर वॉज एबल टू डिफीट पोरस। ऐसा कुछ स्टोरी थी। वी वोंट गो इनटू द डिटेल, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बट अलेक्जेंडर मूव टुवर्ड्स काबुल, ठीक है, काबुल जो आज के अफगानिस्तान में है, एंड ईरान, इराक और एशिया माइनर जीत के वो इंडिया की तरफ बढ़ता है। खैबर पास तक पहुंच जाता है 300, ये आप डेट याद रखना, 326 BC में अलेक्जेंडर खैबर पास से इंडिया की ओर एंटर करता है। तो दिस इज़ खैबर पास। ऐसे ही आप अगर अफगानिस्तान इंडिया का मैप दिखा के यहाँ पे खैबर पास लिख देंगे और 326 BC लिख देंगे, ऐसा एक रफ सा मैप आप बना के आ जाइए, आपको इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स ज़रूर मिलेंगे। मैप जहाँ बनता है, जहाँ घुसता है, जिस क्वेश्चन में ज़रूर बना के आएँ। अब जब खैबर पास से ये एंटर करते हैं तो द रिवर झेलम पे अम्बी और पौरव, अम्बी एंड पोरस, ये दोनों इनकी छोटी सी किंगडम्स थे, वो इनको मिलती हैं। झेलम के किनारे, झेलम उस टाइम पे ग्रीक भाषा में हाइडेस्पीस इसको बोलते हैं, हाइड एस पीस, हाइडेस्पीस, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, या इसको बैटल ऑफ झेलम भी बोलते हैं। तो इस झेलम की नदी, झेलम नदी के तट पे बहुत हिस्टोरिक एक लड़ाई होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस के बीच, एंड पोरस हार जाते हैं। पोरस, ये तो ये हिस्टोरिक क्यों है? हिस्टोरिक ये इसलिए है बिकॉज पोरस गेट्स डिफीटेड, अम्बी चीट करता है उनके साथ मिलके, अलेक्जेंडर के साथ पोरस पे अटैक होता है एंड पोरस हार जाता है। बट द रूलर हिमसेल्फ वो सो स्ट्रॉन्ग, इतना उनका ऑरा था, इतना उनका प्रताप था कि जब वो अपनी तलवार झुक के अलेक्जेंडर के सामने रखते हैं, ठीक है, कि मैं अब आपका गुलाम बन गया हूँ क्योंकि आप मेरे किंगडम, मेरी प्रजा पे आपका अधिकार है, यूव डिफीटेड मी, तो ये मेरी तलवार है, नीचे झुक के वो देते हैं। तो अलेक्जेंडर
उसको हराने के बावजूद भी अलेक्जेंडर गेट्स सो इम्प्रेस्ड बाय किंग पोरस दैट ही गिव्स हिम हिज किंगडम बैक। कि नहीं, इतना एडमायर उसने उसको कि इतनी प्रशंसा करी कि भाई मैं तेरे को हरा दिया है, बट तू अपना किंगडम अपने पास रख, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और उसको बोलता है कि तू गवर्नर है, तू ये अपना एरिया अपना रूल कर। एंड देन ही मूव्स अहेड टूवर्ड्स रिवर झेलम को क्रॉस करते हुए फिर वो रिवर गंगा की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बट होता क्या है कि रिवर गंगा की ओर बढ़ते हुए अब झेलम से बड़ी है गंगा। गंगा तो बहुत ही बिग रिवर है, उसको क्रॉस करना, वहाँ के किंगडम्स को जो वहाँ की जोग्राफी से ज़्यादा फेमिलियर हैं, उनको पहाड़ों का पता है, वादियों का पता है, तो वहाँ पे आके इसकी सेना जो मैसेडोनिया से शुरू हुई थी लड़ते लड़ते, एशिया माइनर, ईरान, इराक, फिर पोरस वाला जो एरिया वो पंजाब वाला एरिया है, झेलम वो कश्मीर वाला एरिया है, तो वहाँ से पास करते हुए जब यहाँ पे गंगा किनारे पहुँचते तो उसकी पूरी जो सेना है उसका गिव अप हो जाता है। दे आर फिजिकली टायर्ड, अलेक्जेंडर हिमसेल्फ इज़ फिजिकली टायर्ड। फिर वो देखते हैं कि गंगा तो बहुत ही बड़ी नदी है, ये पार नहीं हो पाएगी। देन ही रिटर्न्स बैक। तो यहाँ पे जो ये लड़ाई हुई थी और यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। फिर ऑन द वे बैक ही गेट्स, उसको कोई बीमारी होती है, रास्ते में कोई महामारी फैली होती है, तो ही डाइज ऑन द वे। तो इतने प्रतापी अलेक्जेंडर जिसने पूरी दुनिया को जीतने की कसम खाई थी, ही डाइज अ वेरी मिजरेबल एट द एज ऑफ 31 ही डाइज फ्रॉम सम माइनर डिजीज़ जिसका उस टाइम पे इलाज नहीं था। एंड ऐसे अलेक्जेंडर की स्टोरी ख़त्म होती है। तो दिस इज़ वेयर वी एंड आर यूनिट 4 महाजनपद्स। नेक्स्ट हम, दिस इज़ यूनिट 5 आई थिंक, दिस इज़ यूनिट 4 महाजनपद यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला यूनिट हम शुरू करेंगे मौर्यन जैनिज़्म बुद्धिज़्म यूनिट 5, जो कि इसी पीरियड की ही कहानी है। फिर 6 यूनिट में हम मौर्यन एम्पायर पे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।